Oh my god. क्या होगा जब पृथ्वी पर रहने वाले जानवर अचानक से ही अपने साइज से कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिस घटना के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल गई। मगर ये हुआ कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक मोनोलॉग से होती है, जहाँ की बताया जा रहा था कि कैसे एक एस्टेरॉइड जिसे कि वैज्ञानिकों ने अगाथा नाम दिया, वो सीधा पृथ्वी की ओर ही बढ़ रहा था। तो पृथ्वी को इस विनाश से बचाने के लिए सभी ही देशों ने एक साथ मिलकर बहुत सारे रॉकेट्स उस एस्टेरॉइड पर फायर किए, जिससे कि वो एस्टेरॉइड तो पृथ्वी की ऑर्बिट में आकर खुद डिस्ट्रॉय हो गया। और शुरू में लोगों को लगा भी कि वे तो फाइनली बच ही गए, मगर उन्हें पता नहीं था कि उस एस्टेरॉइड के टूटे हुए टुकड़े पृथ्वी पर ही गिर रहे हैं। और चूंकि वो एस्टेरॉइड किसी एलियन ग्रह से आया था, तो वहाँ के केमिकल कंपाउंड अब उन टुकड़ों के जरिए पृथ्वी पर पहुंच ही गए और अपने हिसाब से जीवन को म्यूटेट करने लगे। यानी कि इंसानों को छोड़कर बाकी के सारे ही जीव जंतु अपने साइज से कहीं गुना ज्यादा बड़े हो गए और वे इंसानों को ही मारने लगे, जिससे कि कुछ ही समय के अंदर 95% आबादी खत्म हो गई। और जो 5% लोग बचे भी थे, वे भी अंडरग्राउंड बंकर्स और अलग अलग गुफाओं में छिपकर रहने लगे। अब ऐसे ही ग्रुप्स में से एक ग्रुप में जोएल भी रहता है, जो कि पिछले 7 सालों से बाकी सब के साथ यहीं छिपा हुआ था। दरअसल जोएल बाकी सब की तरह उन विशाल जानवरों से लड़ नहीं सकता, इसलिए ही जब भी बाकी के लोग ऊपर सरफेस पर खाने पीने की सप्लाईज लेने जाते हैं, तो जोएल हमेशा बंकर में ही रहकर बाकी सबके छोटे मोटे काम करता। यहाँ उसने एक डायरी भी बना रखी है, जिसमें कि वो हर उस बड़े जानवर को ड्रॉ करता जो कि उन्होंने आज तक भी देखे थे, और उनकी ताकत या कमजोरी उनके साथ में ही लिख लेता, ताकि कभी वो मुश्किल में फंसे तो उसे पता हो कि वो उनसे कैसे बच सकता है। वही इतने सालों से लड़ते हुए अब तक तो उनकी गोलियां भी खत्म हो चली थी, तो अब सभी अपनी सेफ्टी के लिए तलवार, कुल्हाड़ी और तीर कमान का ही इस्तेमाल करते हैं। और अब जोएल भी क्रॉसबोस को चलाना सीखने लगता है, ताकि वो भी ऊपर जाकर सप्लाईज लेने में अपने ग्रुप की मदद कर सके। मगर एक दिन वो देखता है कि उनके बंकर में लाइट अनस्टेबल हो रही है, और चेक करने पर उन्हें कुछ जानवर मिलते हैं जो कि सरफेस पर उनके जनरेटर से छेड़छाड़ कर रहे थे। तो अब कुछ फाइटर्स उन्हें भगाने बाहर जाते हैं ताकि उनकी लाइट सेफ रहे, और बाकी सब अंदर मॉनिटर पर ही देखने लगते हैं कि बाहर अब उनके साथी एक एक कर मारे जा रहे थे। तो जोएल भी अपने तीर कमान के साथ उनकी मदद करने जाता है, और जनरेटर रूम में आकर देखता है कि उसके सामने ही एक मॉन्स्टर अब उसके साथियों को खा रहा था। तो वहीं जोएल तो हमेशा की तरह आज भी डर जाता है और अपने बो से एरोस को शूट नहीं कर पाता। और अब जब वो क्रीचर जोएल को भी खाने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर जोएल का दोस्त आकर उसे बचा ही लेता है, जहाँ से वो याद करता है कि 7 साल पहले जब दुनिया पूरी तरह से नॉर्मल थी, तब वो एक एमी नाम की लड़की से डेट किया करता था। और जब वे एक शाम अकेले में टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि वहीं एलियन मीटेओराइट के टुकड़े आकर उनके सामने पूरे ही शहर पर गिरने लगे, और यहाँ से दोनों ही भागकर अपने अपने घर वापिस आ गए, जहाँ की सभी फैमिलीज अपने घर से भाग रही थी। और इसलिए ही जोय और एमी भी आखिरी गुड बाय बोलकर अपनी अपनी फैमिलीज के साथ शहर से निकल पड़े। अब प्रेजेंट में जोएल रेडियो का इस्तेमाल कर अपने आसपास बने और भी इंसानी बंकर्स के कांटेक्ट में रहता है, ताकि उन्हें बाहर की जानकारी मिलती रहे। और इसी दौरान उसे एक दिन एमी के बंकर का भी पता लगा, तो वही अपने साथियों से एमी के बंकर के बारे में पूछने पर उसे पता लगता है कि वो तो यहाँ से पूरे 150 किलोमीटर दूर है, और अगर जोएल वहाँ जाना चाहता है तो इसमें उसे कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगेगा, और वो भी तब जब वो जिंदा वहाँ पहुँच पाएगा, क्योंकि बाहर ऊपर सरफेस पर बहुत सारे खतरनाक जीव रहते हैं। मगर अब तक तो जोएल ने फैसला कर लिया था कि वो एमी से मिलने जाएगा ही, क्योंकि वो यहाँ इतने सालों से अकेला रहकर थक चुका है। और वो अब खाने पीने की सप्लाईज और मैप लेकर बाहर सरफेस पर निकल जाता है, जहाँ उसे काफी लंबा सफर कर एमी के बंकर तक पहुँचना था। तो वहीं वो रास्ते में देखता भी है कि अब बाहर का सब कुछ बदल चुका है। यहाँ कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, और हर किसी को पेड़ पौधों ने ढक लिया है। जहाँ उन्हीं से होते हुए जोएल अपने सफर को जारी रखता है, और कई घंटों तक चलने के बाद जब वो एक घर के पास ही था कि तभी उसे किसी जानवर की पास आने की आहट होती है, जहाँ वो उसे डरकर भागने की कोशिश भी करता है। मगर उसकी बुरी किस्मत कि वो जायंट फ्रॉग उसके सामने ही निकल आया था, और वो अब अपनी बड़ी टंग से जोएल पर अटैक करने लगता है, जिससे कि बचने के दौरान जोएल को एक डॉग भी मिलता है, जो कि अब उस फ्रॉग पर भौंककर जोएल की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर अब भी भागते हुए वो फ्रॉग जोएल का पैर पकड़ ही लेता है और उसे खाने के लिए अपनी ओर खींचने लगता है। मगर वो डॉग उस फ्रॉग को काट जोएल को आजाद करता है, और यहाँ से दोनों ही भागते हुए एक बस में आ गए थे। अब तक जोएल भी समझ चुका था कि ये तो कोई नॉर्मल नहीं, बल्कि इसे कई सालों से इन्हीं खतरों के लिए ट्रेन किया गया है। वही बाहर फ्रॉग से छुपते हुए जोएल नोटिस भी करता है यहाँ किसी आदमी का सामान भी है, यानी कि यहाँ कोई और इस डॉग के साथ रहा करता होगा जिसने कि इस डॉग को ट्रेन किया, और अब वो जिंदा नहीं। तो जोएल ही उस डॉग को अपने साथ रखने का सोचता है और उसे अपने पास से ही बॉय नाम रख देता है। वहीं वो डॉग अभी तक भी अपने पुराने ओनर का एक कपड़ा आखिरी निशानी के रूप में साथ लिए हुए था। अब बस में रात
बिताने के बाद जोएल बॉय के साथ अपने सफर को कंटिन्यू करता है और दोनों साथ में बर्बाद हुए शहरों को पार करते जा रहे थे। वहीं कुछ घंटे चलने के बाद आराम करते हुए जोएल बॉय से उसके पुराने ओनर का कपड़ा लेकर अपने बैग में रख लेता है ताकि वो कहीं गुम न हो जाए और वे साथ में खेलते भी हैं। जहाँ बॉय काफी ही समझदार था क्योंकि वो जोय को एक जहरीले फ्रूट को खाने से रोकता है। तो दोनों फिर से आगे बढ़े जा रहे थे कि अब जोएल गलती से चलते हुए गुफा में गिर जाता है जहाँ की बहुत सारे लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी, यानी कि यहाँ बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। और जोएल भी ये समझ चुका था कि अब पीछे से एक वॉर्म आकर उस पर अटैक कर देता है। जहाँ जोएल इस बार तो बच गया था मगर वे वर्म किसी भी होल से अटैक कर सकते थे और जोएल को भी लगने लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा कि तभी ऊपर से क्लाइड नाम का एक आदमी जोएल के लिए रस्सी फेंकता है और उसे बाहर निकाल लेता है। तो वहीं जो वर्म्स उसका पीछा कर रहे थे वो उन्हें भी काट देता है और उनकी गुफा में बॉम्ब फेंक उन्हें उड़ा देता है। दरअसल यहाँ क्लाइड अपनी बेटी मीनो के साथ सफर कर रहा था और अब वे साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ मीनो जोएल से ये जान कि अब तक उसे हथियार चलाने नहीं आते, अब उसे उसके क्रॉसबो चलाना सिखाने लगती है। तो वहीं वे चलते हुए बताते भी हैं कि वे असल में बर्फीले पहाड़ों पर जा रहे हैं जहाँ की बहुत ज्यादा ठंड के चलते वहाँ ज्यादातर जानवर नहीं जाते और वे वहीं जाकर बस जाएंगे। हालांकि यहाँ जोएल उनके साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि वो तो एमी के लिए अपने बंकर से निकला था। वहीं अब चलते हुए उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा स्नेल भी मिलता है जिसे कि देख जोएल तो डर गया था, मगर क्लाइड को चूंकि जानवरों के बारे में पहले से पता था तो वो जोएल की शर्ट निकाल उस स्नेल के शेल में डाल देता है ताकि वो उनके पीछे न आए। और उसकी ट्रिक काम भी करती है जहाँ वो जोएल को समझाता भी है कि जरूरी नहीं कि हर कोई जानवर उन पर अटैक ही करे और वो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकर सेफ रह सकते हैं, जिसके लिए कि उन्हें जानवरों की आंखों में देखना होगा। और अब चलते हुए जब वे शाम को आराम कर ही रहे थे तब क्लाइड जोएल को और भी जानवरों के बारे में बताता है जिन्हें कि जोएल अपनी डायरी में नोट कर सके कि उनसे बचना कैसे है। और यहाँ से अगले कुछ दिनों तक चारों हुई एक साथ सफर करते हैं। वहीं अब तक मीनो के सिखाने से जोएल को क्रॉसबो चलाने भी आ गए थे। वही वो उनसे और भी सर्वाइवल की ट्रिक सीख गया था और फाइनली इतने दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो समय आ ही जाता है जहाँ से दोनों को अलग अलग हो जाना था। सो मीनो बॉय को आखिरी गुड बाय बोलती है और क्लाइड जोएल को एक ग्रेनेड गिफ्ट में देता है ताकि अगर कहीं वो मुश्किल में फंस जाए तो इसका इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ से जोएल अब बॉय के साथ अकेला ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था कि अब उन्हें एक दलदली एरिया मिलता है जहाँ की बॉय अनजान कारणों से जाने से मना करने लगता है। तो वहीं जोएल जब उसे पकड़ ही रहा था कि अब वहाँ एक बड़ा कॉकरोच सामने से आता है, यानी कि बॉय इसी से डर रहा था और अब जोएल उसे क्रॉसबो से मार पाता उसके पहले ही वो उस पर अटैक कर देता है। और बॉय जिस खिलौने के नीचे छुपा हुआ था अब वो उसे खाने के लिए वहीं चला जाता है, जिसे कि दूर खड़ा हुआ जोएल डरते हुए देख भी रहा था। और उसे वो दिन याद आता है जब वो अपने परिवार के साथ शहर से निकल ही रहा था मगर उनकी गाड़ी एक जगह पर आकर फंस गई और जोएल के पेरेंट्स जोएल को वहां से अकेला ही भगाने लगे कि वो तो कम से कम बच ही जाए कि तभी ऊपर से क्रीचर के हमले में वे वहीं मारे गए, जिन्हें की देखने के अलावा जोएल और कुछ नहीं कर पाया। और बाकी लोग उसे ट्रक में बैठा उसी बंकर में ले गए। यानी कि शुरू में जब जोएल हमेशा डरता रहता था और बंकर में ही रहता था तो उसका कारण उसके सामने उसके पेरेंट्स की हुई मौत थी और प्रेजेंट में भी उसके सामने सेम यही हो रहा था जहाँ की वो जानवर बॉय को खाने ही जा रहा है। मगर इस बार जोएल अपने सामने किसी और को मरते हुए नहीं देख सकता था और वो अपने डर को पीछे छोड़ अब उस क्रीचर पर एरो से वार कर उसे मार ही देता है और उसने फाइनली बॉय को बचा भी लिया था। वही अब चलते हुए रात को बारिश होने लगी थी तो दोनों शेल्टर के लिए एक पुराने घर में घुसते हैं और यहाँ उन्हें एक मेविस नाम की रोबोट मिलती है जो कि जोएल को बताती है कि वो पिछले 7 सालों से यहीं अंदर अकेली है और आज तक भी वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि उसके पैर बनाने से पहले ही वो एस्टेरॉइड पृथ्वी पर आ गिरे और उसे बनाने वाला मारा गया। मगर अब उसकी बैटरी सिर्फ 51 मिनट की ही बची है जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए डिस्चार्ज हो जाएगी क्योंकि अब वैसे भी उसके चार्ज होने के लिए पावर जनरेट करने वाला कोई बचा ही कहाँ था। और यहाँ वो अपनी बची हुई बैटरी से जोएल को मैप भी दिखाती है जिसमें कि एमी की कॉलोनी यहाँ से सिर्फ 10 माइल यानी कि 15 किलोमीटर ही दूर थी, जहाँ जोएल मेविस की ही मदद से एमी से रेडियो पर बात भी करता है जो कि बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वहीं उनकी कॉलोनी में कुछ सर्वाइवर्स भी आए हुए हैं जो कि उनके सभी ग्रुप मेंबर्स को एक सेफ जगह पर लेकर चले जाएंगे। सो जोएल को जल्दी से उनके पास पहुंचना होगा। अब यहाँ मेव के आखिरी मिनट्स में जोएल उसे बाहर बिठाकर बाहर की दुनिया पहली बार दिखाता है, जहाँ मेव भी सोशल मीडिया के डेटा से जोएल को उसके पेरेंट्स की पुरानी फोटोज दिखाती है। और आखिरी बार बाहर की दुनिया को देख मेव की बैटरी खत्म हो ही गई थी और जाने से पहले जोएल और बॉय उसे आखिरी बैरियल भी दे देते हैं, बिल्कुल एक जीते जागते इंसान के जैसे। और यहाँ से दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। मगर अब कुछ दूर जाते ही जोएल को एक बड़ी सैंड वॉर्म दिखाई
देती है, जो कि अब उन्हें देखते ही उन पर अटैक कर देती है। तो वहीं जोएल उसका ध्यान भटका बॉय के साथ वहां से भागने लगता है और सैंडवर्म उनके पीछे आ रही थी। और इसी दौरान अब जोएल का पैर एक पेड़ से टकरा वो नीचे गिर जाता है और जो कपड़ा उसने बॉय के ओनर का लिया हुआ था वो पानी में गिर जाता है। तो वहीं जोएल खुद भागकर बॉय के साथ छिप जाता है जहाँ सैंडवर्म उन्हीं को ढूंढ रहा था और उनके कुछ देर शांत रहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। मगर बॉय अपने पुराने ओनर के कपड़े को पानी में बहने से रोकने के लिए नदी में ही कूद गया था और अब उसी की आवाज से जो सैंडवर्म वहाँ से जा रही थी वो वापिस आ ही जाती है। और खुद को बचाने के लिए अब जोएल क्लाइड के दिए हुए ग्रेनेड को उस क्रीचर के मुंह में ब्लास्ट कर देता है और खुद को पानी में कूदकर बचा लेता है। वही जब वे बाहर आते हैं तो जोएल देखता है कि अब पानी से बहुत सारी लीचीज उसकी बॉडी से लिपटी हुई थी और जोएल उन सभी को अब जल्दी से निकाल बॉय पर काफी ही गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसी के पानी में कूदने से वो क्रीचर उनके पीछे आ गई। और जोएल को ऐसे गुस्से में देख बॉय वहाँ से भाग ही जाता है। तो वहीं जोएल जो कि अब लीचीज के काटने से और उनके वेनम से नशे में था, अब वो हेलुसिनेशन होने के बावजूद एमी की कॉलोनी की ओर जाने लगता है क्योंकि अब वो उनके काफी ही पास आ चुका था। तो वो जल्दी से उस पौधे को ढूंढता है जिसके के बारे में क्लाइड ने उसे बताया था कि वे एंटी वेनम होते हैं और उनके खाने के बाद उसे पता चलता है कि एमी के ही ग्रुप वाले लोग उसे ढूंढते हुए आ गए थे। अब कुछ देर बाद जब जोएल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि एमी उसे अपने बंकर में ले आई है। वहीं उसने उसका इलाज भी कर दिया, यानी कि अब वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ एमी आगे बताती है कि उन्होंने ये कॉलोनी 7 साल पहले शुरू की थी जो कि एक समुद्र के किनारे पर है और अभी अभी उनके पास 3 सर्वाइवर्स आए हैं जो कि उन सभी को एक सेफ जगह पर ले जाने वाले हैं। सो जोएल भी उनके साथ ही चले और यहाँ से वो उसे अपनी कॉलोनी दिखाने लगती है जो कि समुद्र किनारे बसी होने से यहाँ उन्हें कभी खाने की कमी नहीं रही। यहाँ वे 3 सर्वाइवर्स भी थे, डेना, राको और उनका कैप्टन ब्रूक, जो कि अपनी शिप में सभी को यहाँ से ले जा रहे थे। वहीं अब कुछ देर बाद जब जोएल एमी के साथ ही था तो उसे पता लगता है कि एमी तो दरअसल उसे भुला चुकी थी और वो यहाँ किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी थी जो कि पिछले साल ही मारा गया क्योंकि एमी को लगा था कि वो जोएल को फिर कभी देख नहीं पाएगी। यहाँ वो जोएल को भी कहती है कि अब उनमें कुछ नहीं हो सकता। तो जोएल निराश होकर अपने बंकर के साथियों के मैप्स देखने लगता है जिन पर कि उन्होंने जोएल के लिए गुड लक वाले मैसेजेस लिखे हुए थे और यहीं उसे रियलाइज होता है कि उसकी असली फैमिली उसके बंकर वाले साथी ही थे जिनके साथ वो पिछले 7 सालों से रहा था। तो वो अपने बंकर पर रेडियो से कांटेक्ट करता है जो कि अब जोएल को सेफली यहाँ पहुँचने से काफी ही खुश थे। हालांकि वे बताते भी है कि उनके बंकर की पावर फेल होने लगी है तो उन्हें कोई और ठिकाना जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। और अब ये सुनने के बाद जोएल यहाँ से फैसला करता है कि वो वापस से अपने परिवार अपने बंकर में चला जाएगा ताकि उनकी वहाँ पर मदद कर सके। मगर अब उसे नोटिस होता है कि जो फल उसे खाने के लिए दिए गए हैं वे असल में वही जहरीले फल थे जिन्हें की रास्ते में बॉय ने उन्हें खाने से रोका था, यानी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर से है। और वो जल्दी से बाहर भागकर एमी के पास जाता है ताकि हर किसी को ये फल खाने से रोक सके। मगर बाहर तो हर कोई ऑलरेडी उन फलों को खाकर नशे में था और अब वो किसी को कुछ भी समझा पाता कि उसके पहले ही पीछे से डेन आकर उसे मारकर बेहोश कर ही देती है। और अब सुबह आंखें खोलने पर जोएल देखता है कि उसे एमी और बाकी सब के साथ बांधा गया था जब वे रात को नशे में थे। और अब डेना उनके सामने ही रेडियो टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है और उनका कैप्टन ब्रूक सभी को रिवील करता है कि वे असल में कोई सर्वाइवर नहीं, दरअसल वे सर्वाइवर होने का नाटक कर अलग अलग कम्युनिटीज में घुसते हैं और फिर उन्हें झूठे सपने दिखा कि उनके पास बोट है और वे उन्हें सेफ जगह पर ले जाएंगे। वे उन सभी को मार उनकी सप्लाईज चुरा लेते हैं जहाँ उन्होंने अपनी बोट को एक बड़े क्रैब यानी कि केकड़े से बांधा हुआ है जिसे की ब्रूक अपने पास वाले रिमोट से करंट देकर कंट्रोल कर सकता है। तो वो अब उसी केकड़े को करंट दे सभी को मारने के लिए किनारे पर बुला ही लेता है जहाँ सभी बंधे होने के बावजूद खुद की जान बचाते हुए भाग रहे थे। मगर एमी पहले खुद के हाथों को छुड़ा राका की ओर अटैक करने बढ़ती है और उसे धक्का मारकर गिरा भी देती है। तो वहीं दूसरी ओर बाकी सबको बचाने के लिए जोएल अकेला ही केकड़े से जा भिड़ाता और वो उसे स्टैब कर गिरा भी देता है। मगर अभी भी वो जिंदा ही था और वो जोएल को पहले बेहोश कर अब बाकी कॉलोनी पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो वहीं एमी के लड़ने के बावजूद भी डेना उस पर भारी पड़ रही थी कि तभी बॉय जोएल का पीछा करते हुए वहां आ जाता है और जैसे ही डेना उस पर फायर कर रही थी कि एमी उसका हाथ हिला देती है और वो फायर सीधा केकड़े को जाकर लगा था। तो अब हालातों को बिगड़ता देख ब्रूक अपने साथियों के साथ एक बोट लेकर वहां से निकलने लगता है क्योंकि उन्होंने सारा ही सामान तो ऑलरेडी लोड कर ही रखा था। वहीं वो जाते हुए शौक देकर क्रैब को और गुस्सा भी कर देता है ताकि वो एमी और जोएल को मार ही दे। मगर जोएल ने ये
देख लिया था कि ब्रूक इस क्रैब को किसी डिवाइस से कंट्रोल कर रहा है और वो अब उसी चेन पर शूट कर उसे तोड़ देता है। यानी कि अब वो केकड़ा ब्रूक के कंट्रोल में नहीं था, तो वो अब सीधा ब्रूक की बोट के पास जा उसे जान से मार देता है और उसके बाकी के दोनों साथियों को भी खा जाता है, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत टॉर्चर किया हुआ था। हालांकि इसी बीच उसने वो बोट भी डिस्ट्रॉय कर दी जिस पर की सारी ही सप्लाईज थी। तो अब अपने बंकर पर जाने से पहले जोएल एमी को आखिरी गुड बाय बोलता है और उसे अपनी डायरी गिफ्ट भी करता है ताकि वो इसका इस्तेमाल कर जानवरों से बच सके। वही वो खुश भी था कि बेशक से उसे एमी ना मिली हो, मगर इस एडवेंचर से उसने बहुत कुछ सीखा। उसे बॉय मिला, उसने लड़ना सीखा और फाइनली अपने डर पर भी काबू पा ही लिया। सो वो जाने से पहले एक आखिरी बार एमी को किस करता है और बॉय के साथ फिर से खुशी से अपने बंकर पर वापस आने लगता है। यहाँ वो इस बार इस नए एडवेंचर के लिए तैयार था और कुछ ही हफ्तों के सफर के बाद वे वहाँ पहुँच भी जाते हैं, जहाँ की अब हर कोई जोएल को फिर से सेफ देख काफी ही खुश होता है। वहीं यहाँ से जोएल रेडियो पर सबको बताना शुरू करता है कि अगर उन्हें सेफ रहना है तो वे भी क्लाइड की तरह बर्फीले पहाड़ों पर चले जाएं, जहाँ की वे सब साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी बंकर्स की पावर अब खत्म होने लगी है। तो वे ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते और उन्हीं बर्फीले पहाड़ों पर भी एक नई शुरुआत कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की सर्दी के कारण वहाँ ज्यादातर जानवर जा ही नहीं पाते। तो अब जोएल समेत बाकी सभी ही ग्रुप्स मिलकर उन्हीं पहाड़ों पर चले जाते हैं, जहाँ की क्लाइड और मीनो पहले से उनका इंतजार कर रहे थे, ताकि सब साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर सके। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।